किसकी झलक, किसकी छाप। कहने का मतलब एक ब्लैक बिल्ली है, क्या है, ब्लैक बिल्ली, और उसके कुछ बच्चे आए तो वो कैसे होंगे, ब्लैक या किसी कलर के हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, इसका संबंध माता पिता से जोड़ के देखिए कि हम बच्चे की बात करते हैं तो बच्चा कभी माँ के ऊपर गया होता है, कभी पिता के ऊपर गया होता है, तो हम जनरल सी बात क्या कहते हैं कि बेटी अपनी मम्मी के ऊपर गई है, जैसे बेटी अपने पापा के ऊपर गई है। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं कह सकते हैं किसकी झलक, किसकी छाप, किसकी झलक है, किसकी छाप है। क्लियर हुआ। कई बार तो ये चेहरे की बात हो रही है और कई बार तो गुण भी वैसे ही कि गुण किस पे आ गए, पिता के, कई बार गुण किसके आ गए, माता के। जैसे मैम का बड़ा वाला बेटा है तो उनमें मैम के गुण हैं और छोटे वाले में पापा के। मतलब खूब महसूस होता है, शांत, कतई नो टेंशन, नहीं उल्टा एक में पापा के, एक में मम्मी के। जिनके मम्मी के में वो बच्चा बहुत तेज है और जो शांत है उनमें किसके, पापा के। तो किसकी झलक, किसकी छाप। तो कहानी है ऑस्ट्रिया की, कहाँ की, ऑस्ट्रिया। यहाँ एक बात ध्यान रखना, दो शब्द हैं, एक है ऑस्ट्रिया, एक है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ एक मत समझ लेना, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक महाद्वीप है, जो कि वो आपके पाया जाता है, वो देखो नीचे है, ठीक है। ये वाला जो है ऑस्ट्रेलिया एक, ये यूरोप का पार्ट है। हाँ, और जो ऑस्ट्रिया है ये यूरोप का पार्ट है, ठीक है। तो यूरोप में एक जगह थी ऑस्ट्रिया और वहां पे क्या थे, ग्रोगेर मेंडल, जॉन ग्रोगेर मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। और इन्होंने 1882 कहाँ हुआ था जन्म, गरीब किसान परिवार में। मठ मुनि परीक्षा क्या है, मैं कहानी सुना रहा हूँ, कहानी क्या है। एक बच्चा था जिसका नाम मेंडल था, क्या नाम था, मेंडल था। इस बच्चे का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था, कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया में हुआ था। ये क्या था, इसकी कहानी ये थी, इसके पेरेंट्स इसे पढ़ाना चाहते थे। अच्छा, अगर पेरेंट्स अमीर हों, उनके पास पैसा बहुत हो तो पढ़ाना कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर बच्चा नहीं कामयाब हुआ या बच्चा नहीं पढ़ा तो कोई ऐसा बड़ा कलेश नहीं है। लेकिन जब गरीब फैमिली होती है जो कैसे भी 2 3 4 5 करके, या कहते हैं 3 क्या क्या कहते हैं उसको, 3 5 करके जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और इसके बाद वो बच्चा अगर सफल ना हो तो बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है। तो भाई स्थिति यहाँ पे थी कि फैमिली ने क्या करा, बहुत ही प्रॉब्लम के साथ पैसा इकट्ठा किया और इस बच्चे को पढ़ाने भेजा। पर इसकी एक प्रॉब्लम थी, ये पढ़ता तो साल भर सही था, लेकिन जैसे ही ये पेपर देने जाता था इसे घबराहट हो जाती थी और ये परीक्षा हॉल छोड़ के, अब सोचो परीक्षा चल रही है और बच्चा परीक्षा हॉल छोड़ के भाग गया तो पास होगा या फेल होगा, फेल होगा। ऐसा कई बार हुआ, ऐसा कई बार हुआ। लास्ट टाइम इसके परिवार ने फिर जमा पूंजी इकट्ठा करी और जमा पूंजी इकट्ठा करने के बाद क्या करा, फिर से पेपर वही मतलब पढ़ाया। फिर वही दिन आया, कौन सा दिन आया, और फिर घबराहट हुई और फिर भाग गया। फिर घर वालों ने इसकी डांट लगाई और वो शायद सोच रहे थे कि हम अपने बच्चे को ग्रेजुएट करना चाहते हैं या डॉक्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन है मजबूरी, हमारा जो बच्चा है वो टेंशन में आ जाता है, वो शिक्षा छोड़ के भाग जाता है। अब इसका भविष्य क्या था, अंधकार में है, अब इसका भविष्य अंधकार में है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस बच्चे का भविष्य वो अंधकार में मान रहे हैं, वो बच्चा इतना बड़ा सिद्धांत देगा, इतना बड़ा काम करेगा कि उसको पढ़े बिना कोई डॉक्टर ही नहीं बन पाएगा। ये इन दो के साथ हुआ था, एक डार्विन के साथ हुआ था और किसके साथ हुआ था, जॉर्ज ग्रेगर मेंडल के साथ। दोनों के पिता दोनों को डॉक्टर बनाना चाहते थे, दोनों पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे कि ये डॉक्टर बन जाएं, लेकिन एक ना वो डॉक्टर बना डार्विन और ना डॉक्टर बने जे। लेकिन वो कार्य किया, वो कार्य किया। डार्विन ने जो काम किया जीव जंतुओं पे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि उसको पढ़े बिना कोई डॉक्टर बन ही नहीं सकता। इन्होंने वो काम किया पौधों पे कि इनको पढ़े बिना कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। आज ये अमर हो गए, किसमें, साइंस में। तो वही बात आई कि तब इसने फैसला करा कि अब जे अपने घर पे नहीं रहेगा, क्योंकि घर पे क्या मिलेंगे, ताने। तो ये रहेगा मठ बना के, मठ का मतलब कुटिया, और कहाँ, जंगल में। इनने फैसला करा घर के ताने मिलने से अच्छा है जंगल में कुटिया बनाओ और जाके वहां रहो। क्लियर, ऐसा इसने सोचा कि अब वो कहाँ रहेगा, जंगल में रहेगा। रहता रहा और मुनि बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मुनि, यानी सन्यासी, यानी साधु, और समाज से कोई मतलब नहीं रहेगा। और कारण क्या था, ये परीक्षा से भाग जाता था। क्लियर हो गया। अब इसने क्या करा, लेकिन प्रयास नहीं छोड़े। किसके प्रयास नहीं छोड़े,
परीक्षा के। लेकिन फिर वही बात, रुकता भागता रुकता भागता रुकता भागता, कुल मिला के परीक्षा नहीं सकता। फिर 7 साल तक कहाँ रहा? मठ में। 7 साल तक मठ में रहा और रहकर उसने उस बगीचे में 28,000 पौधों पर प्रयोग किए। कितने पौधों प्रयोग करे? 28,000 पौधों पर प्रयोग किए। कितने हजार पर? 28,000 पर। और कौन सा सिद्धांत दिया? आनुवांशिकता का सिद्धांत। आनुवांशिकता का सिद्धांत। आज तुम जितना प्रोडक्शन देख रहे हो ना सब्जी में, एनिमल में, वो सब आज इनकी देन है। वो जो तुम समझ रहे हो ना कि बेबी तैयार हो रहे हैं, ये इनके अनुवांशिक गुण आ रहे हैं या इनके अनुवांशिक गुण आ रहे हैं, वो किनका कॉन्सेप्ट है? वो जॉर्ज ग्रेगर मेंडेल का। तुम देख रहे हो लौकी इतनी बड़ी हो जा रही है, तरबूज की बहुत बड़ी खेती हो रही है, फसलें बहुत दुगनी तिगनी हो रही हैं, फसलें मिलती भी नहीं, सब्जियां फ्रूट खाने को नहीं मिलते अगर जॉर्ज ग्रेगर मेंडेल नहीं होते। ये उनकी देन है। वर्तमान में तो वो फेल माने गए, उस समय तो लग रहा था फेल हुए, लेकिन जो 28,000 पौधों पे प्रयोग करे, और इनका पहला प्रसिद्ध प्रयोग किस पे था? मटर के पौधे पे। उन्होंने क्या करा? एक जंगली मटर था, एक नॉर्मल मटर था, उन दोनों का क्या करा दिया? संक्रमण करा दिया। और कराने के बाद जो फसल तैयार हुई, बीज भी अच्छे हुए और उसको बीमारी नहीं लगती थी। तो इस तरीके से क्या हुआ? जॉर्ज ग्रेगर मेंडेल। कितना बड़ा नाम है। अनुवांशिकी के पिता कौन? फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन? जॉर्ज ग्रेगर मेंडेल। तो एक बात ध्यान रखना, अगर लाइफ में सफलता नहीं मिले तो ये मत सोचना कि पढ़ाई बेकार चली गई। भले ही सफलता नहीं मिली, डॉक्टर नहीं बन पाए, लेकिन इन्हें पढ़े बिना कोई भी डॉक्टर नहीं बन सकता। जानते? और तुम्हें तो जान के आश्चर्य होगा, ये कॉन्सेप्ट केवल इनका साइंस में ही नहीं है, तुम्हारा साइकोलॉजी में भी है। तुमने साइकोलॉजी में वो याद किया सिलेबस, तो उसमें एक टॉपिक है अनुवांशिक और पर्यावरण, उसमें तुम इन्हीं को पढ़ोगे, जॉर्ज ग्रेगर मेंडेल को पढ़ोगे। और सीटेट के लास्ट में एक और है, प्रभावित करने वाले कारक निजी और बाहरी। वो निजी जो है वो अनुवांशिकता है और बाहरी जो है वो पर्यावरण है। क्लियर हो गया? तो अब जो कह रहा है पोलियो जीवाणु से फैलती है, ये जन्मजात नहीं होती। पोलियो किससे फैलती है? जीवाणु से। और कुष्ठ रोग कैसे फैलते हैं? ये तो कुष्ठ रोग है, ये भी एक ऐसी बीमारी होती है जो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से फैलती है। ऐसा नहीं है कि ये छूने से या किसी तरीके से फैलती है। तो कुष्ठ रोग हैं, जैसे कुष्ठ रोग हैं, ये भी जन्मजात नहीं होते, ये भी बाद में लोगों को लगते हैं। तो पोलियो और कुष्ठ रोग ऐसे रोग हैं जन्मजात नहीं होते, बाद में जीवाणु की वजह से लगते हैं। नेक्स्ट है अब किसके? जंगल। कहानी किसकी है? जंगल की। ये एक लड़की की कहानी है जो आदिवासी लड़की होती है। और क्या इसके लिए सबसे अच्छा वर्ड क्या है? किस तरीके से कहते हैं कि असाधारण कहानी। साधारण लड़कियों की असाधारण कहानी, जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल ली, जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल ली। तो झारखंड में कौन सी भाषा बोली जाती है? कुडुख भाषा। और किसकी भाषा है? कुडुख समाज की। झारखंड की भाषा नहीं, झारखंड में कुडुख समाज है। झारखंड तो पूरा राज्य है, उसमें कौन सा समाज है? कुडुख समाज। उस कुडुख समाज की भाषा कौन सी है? कुडुख भाषा। और लड़की कौन है? सूर्यमणि। लड़की कौन है? कौन लड़की है? तो सूर्यमणि लड़की जो होती है वो किस समाज की होती? कुडुख समाज की। अब आगे कह रहे हैं कि आदिवासी की जिंदगी जंगल से जुड़ी है। अब आप मुझे एग्जाम्पल देके समझाओ कि आदिवासी जो लोग होते हैं उनकी जिंदगी जंगल से कैसे जुड़ी है। नंबर 1, अधिकतर लोग जंगल में रहते हैं। फिर अपने खाने पीने की चीज़ें भी कहाँ से लाते हैं? जंगल से लाते हैं। तुम कभी इधर माला तरफ जाओगे, माला के जंगल तरफ, तो आपको एक मार्केट में वहाँ के जो लोकल बाज़ार होते हैं उसमें बांस की बनी हुई चीज़ें, जैसे ट्रे जो होती है, चाय भी पीते हैं तो वो ट्रे भी तुमको किसकी मिल जाएगी? बांस की। बड़े बड़े अच्छे खिलौने बांस के, मतलब जंगली उत्पाद से बनी हुई चीज़ें, जंगली बनी हुई चीज़ें। यदि जंगल नहीं बचेंगे तो आदिवासी भी नहीं बचेंगे। अगर जंगल नहीं बचेंगे तो आदिवासी भी नहीं बचेंगे। क्लियर हो गया ये बात? ये समझ में आ गया? सूर्यमणि एक चमकता सितारा है। कैसा सितारा है? चमकता सितारा है। सूर्यमणि कैसा सितारा है? चमकता सितारा है। कुर्सी चेंज करना पड़ेगी आपको। तो सूर्यमणि क्या है? एक चमकता सितारा है। और चमकता सितारे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गर्ल स्टार।
तुम लड़कियां हो के इतना टेंशन में आ जाती हो, हाय कि पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, या हमारे घर पे काम बहुत है, खाना कौन बनाएगा। ये देखो आदिवासी लड़की की कहानी है, जिसको क्या नाम मिला, चमकता सितारा। चमकता सितारा है वो, चमकता सितारा। ये साधारण लड़कियों की, साधारण का मतलब सिंपल लड़कियों की असाधारण कहानी है। मतलब सिंपल लड़कियों की, साधारण लड़कियों की असाधारण कहानी है, जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदली। असल में सारा मैटर क्या है, इसको समझना पड़ेगा। यूपी के या ऐसी बात क्यों कही, क्योंकि यूपी की लड़की के लिए ये एक आम बात है स्कूल जाना। कैसे आम बात है, वो नहीं भी जाना चाहे, बेटा पढ़ लो, स्कूल तुम्हारा एडमिशन कर आए। अब इसने कहा कोई ना बेटी ने कि मुझे पढ़ाना है, इसकी मम्मी ने एडमिशन कराया। पर झारखंड में जहाँ खाने की प्रॉब्लम है, जहाँ आदिवासी समाज है, वहाँ पढ़ना बहुत बड़ी बात है। तो जहाँ पढ़ना बहुत बड़ी बात है, अब फॉर एग्जाम्पल यहीं दो लड़कियां हैं। एक वो लड़की है जिसकी फैमिली पढ़ाने की इच्छा में नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है या संसाधन नहीं है, या वो अपनी बेटी को नहीं पढ़ाना चाहते हैं। और वो लड़की पढ़ना चाहती है, वो बहुत ऊपर जाएगी, क्योंकि वो बात को समझती है कि पढ़ाई मुझे कितनी मुश्किल से मिली है। अब यहाँ पे दूसरी लड़की है जिसे ज़बरदस्ती उसके पेरेंट्स, बेटा पढ़ो, उसे ज़बरदस्ती बीएड करा दिया, ज़बरदस्ती बीटीसी करा दी, ज़बरदस्ती कोचिंग भेज दिया। ऐसी लड़की कभी भी कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि उसे अंदर से लगन नहीं है। तभी इस लाइन को कहा, क्या कहा कि साधारण लड़कियों की असाधारण कहानी, जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदली। अब तुम कहोगे स्कूल तो सर जी हम भी जा रहे हैं, हमारी ज़िंदगी क्यों नहीं बदल रही है। वो इसलिए नहीं बदल रही है क्योंकि जहाँ रोटी कपड़ा मकान आसानी से उपलब्ध है, वहाँ स्कूल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और जहाँ पे ये चीज़ें उपलब्ध नहीं है, वहाँ स्कूल जाना बहुत बड़ी बात है। मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्लियर है ना? एक स्टूडेंट अभावों में है, उसके लिए ज़िंदगी उसी की बदलेगी, ज़िंदगी उसी की बदलेगी। और जिसको रोटी खाना कपड़ा मकान मिल रहा है, उसको क्या जरूरत है पढ़ने की, कोई मतलब नहीं है। असल में अगर आपको सफलता नहीं मिल पा रही तो आप समझ लो आपको कोई चीज़ की प्रॉब्लम है ही नहीं। खाना टाइम से मिल ही रहा है, कपड़े पेरेंट्स दे ही रहे हैं, हाँ जो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब यहाँ आपको अगर प्रॉब्लम है तो फिर सफलता मिलेगी। अगली बात क्या कह रहे हैं, जंगल साझा बैंक है। तो साझा बैंक का मतलब है कि सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का स्थान है। आपको अगर कंदमूल फल चाहिए जंगल से मिलेगा, फल चाहिए जंगल से मिलेगा, सब्जी चाहिए जंगल से मिलेगी, जलाने वाली लकड़ी चाहिए जंगल से मिलेगी। कोई उत्पाद बनाने हैं, उत्पाद का मतलब आप समझ पा रहे हो, जैसे हाथ की बनी हुई कोई चीज़ें। जैसे तुम्हारी फिजा मैडम वो वहाँ पहुँची थी देव वाले के यहाँ, तो एक बहुत बढ़िया घड़ी थी, लेकिन वो रखी थी नाव में। तो जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो मुझे लगा कि ये बांस की किसी चीज़ पर काम करके बनाया गया है। ये वो प्रोडक्ट होते हैं जो बड़े महंगे बिकते हैं और लोग इसको अच्छे से बनाते हैं, कारीगरी। जैसे वो एक लकड़ी के दाने काट काट के हाथ की माला बनाई जाती है, ठीक है, या लकड़ी की चौखुंटी मालाएं होती हैं, तो बड़ा बारीकी से उसे काटा जाता है। तो ये जंगल के उत्पाद होते हैं जिनसे क्या करा जाता है, कुछ ना कुछ चीज़ों का निर्माण करा जाता है। इसका एक एग्जाम्पल वो भी है, वो जो झूला टाइप का होता है, मूंडे घर में बैठने वाले होते नहीं है, वो बांस के होते हैं, बांस के खिलौने, बांस की चीज़ें, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, जंगल और ठेकेदार इन जंगलों को काट रहे हैं। सूर्यमणि की पहचान कॉलेज में किससे हुई थी, बासवा दीदी। किससे हुई थी, बासवा दीदी से हुई थी, जो कौन है, पत्रकार। मैंने 4 लोग बताए थे कि अगर ये 4 लोग नहीं बोल पाए तो ये फेल हो जाएंगे अपने प्रोफेशन में। नंबर 1 टीचर, नंबर 2 पत्रकार, नंबर 3 वकील। अगर इन 3 प्रोफेशन में से किसी प्रोफेशन में आप हो तो आपका बोलना मस्ट है। और तुम अगर ये कहते हो हम बोल नहीं पाते, तो सॉरी, आप गलत प्रोफेशन में आ गए। आप ये प्रोफेशन छोड़िए और घर पे दूसरा प्रोफेशन पकड़ लीजिए। कई ऐसे प्रोफेशन कम बोलना पड़ता है, ज़्यादा बोलने का वहाँ काम नहीं होता है। लेकिन अगर आपको इन 3 प्रोफेशन में हाथ आजमाना है तो कटर कटर बोलना पड़ेगा। ठीक वैसे ही जब सास बहू में लड़ाई होती है तो जैसा काउंटर सास की तरफ से आता है, वैसा ही काउंटर बहू की तरफ से आता है। और कभी कभी जब 4 बहुएं एक हो जाती हैं और सास अकेली होती है, तो वैसा ही काउंटर की उधर से 4 लगातार बोल रहे हैं और सास अकेली काउंटर कर रही है। इंटरव्यू में तो ऐसा ही तो होता है, एक बेचारा बच्चा अकेला, 17 लोग उसके पीछे, इधर से वो 17 एक साथ हैं, वो बेचारा अकेले। उन 17 को ज्ञान प्लस उसका ज्ञान जब बराबर बराबर पड़ता है तो बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है। और जब उनका ज्ञान भारी पड़ जाता है और बच्चे का ज्ञान हल्का पड़ जाता है तो वो गेम से बाहर
हो जाता है। असल में इंटरव्यू यही तो है, उन्हें लगना चाहिए ना कि हमारे लायक बच्चा है या नहीं है। वो आपसे क्वेश्चन क्यों पूछते हैं? जो उन्हें क्वेश्चन आते हैं वो पूछते हैं, जितना उनका लेवल हाई होता है वो उतने लेवल पे जाते हैं। अब अगर बीए वाले का इंटरव्यू कोई हाई स्कूल का बच्चा लेने बैठ जाए तो क्या क्वेश्चन पूछेगा? लगा उम्मीद, कोई बड़ा हैवी इंटरव्यू नहीं होगा ना। तो ये कौन थी? पत्रकार थी। के साथ मिलकर क्या करा? बासवा दीदी के साथ मिलकर सूर्यमणि ने झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन में काम किया। तो कितना बढ़िया रेटिंग लिखा है, यहाँ पर रेटिंग बहुत अच्छा आया है। आरती मैडम का रेटिंग जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छा रहा है, बढ़िया शब्द है। देखा, इसे कहते हैं अभ्यास। शुरू में देखो, बीच में देखो, आ गया। अभ्यास बहुत खतरनाक चीज है, इतनी खतरनाक चीज है कि आप इसकी अगर पावर को समझ गए तो दंग रह जाएंगे। अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। जब मेजर ध्यानचंद ओलंपिक में गोल पे गोल कर रहे थे तो हिटलर खड़ा हो गया, बोले इसकी हॉकी लेकर आओ, इसको तोड़ो, इसमें चुंबक है। इसमें क्या है? चुंबक है। कि जो हॉकी की बॉल है वो किससे चिपट के चलती है? हॉकी से। जब हॉकी को तोड़ा गया तो चुंबक नहीं निकली। तो बोले ऐसा कैसे मैनेज कर सकता है खुद को? तो पता लगा था कि जितने हॉकी के खिलाड़ी हैं वो प्रैक्टिस करते थे मैदान पर, और मेजर ध्यानचंद जो प्रैक्टिस करते थे वो रेल की पटरी पर। सोच के तो देखो कि रेल की पटरी पे गेंद को साधना, और जिसने रेल की पटरी पे गेंद को साध लिया तो फिर मैदान उसके लिए क्या है? पूरी दुनिया के लोग दौड़ते हैं सीधे, पर जो उसेन बोल्ट है वो दौड़ता था रिफ्ट घाटी में, ऐसे ऐसे। सोचो कि एक बंदा दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा है ऐसे, और एक बंदा प्रैक्टिस कर रहा है ऐसे। पावर किसको ज़्यादा चाहिए? ऐसे वाले को। और जब वो मैदान में जोड़ेगा तो क्या होगा? उसने प्रैक्टिस बनाई है ग्रेविटी के खिलाफ दौड़ने की, और वहां दौड़ रहा है सीधे सीधे, तो उसकी स्पीड आम आदमी से बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये होता है अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। वो देखा नल की जो नीचे चौतरिया होती है, क्या कहते हैं उसको? स्लेब। अगर वहाँ पत्थर भी लगा होता है ना, रोज एक एक बूंद गिरती है ना, छेद कर देती है उसके अंदर। वो एक बूंद जिसकी कोई औकात नहीं है वो पत्थर में भी छेद कर देती है। आपका क्या है? आप कंटिन्यू तरीके से नहीं करते। जैसे मैंने आपकी हिंदी खत्म करा दी, सुबह उठो, 2 घंटे का समय निकालो, कतई पहले ही टॉपिक से शुरू कर दो, पहले ही टॉपिक से शुरू कर दो। भले ही 4 पन्ने पढ़ पाओ, शाम को सोने से पहले फिर वही 4 पन्ने दोबारा से रिवीजन करो, और सुबह उठने के बाद वही 4 पन्ने फिर से रिवीजन करो। वो तुम्हारे ब्लड में आ जाएंगे और इस तरीके से तुमको तैयार होंगे। और इसके बाद आप नहीं कह पाओगे वो याद नहीं हुए। तो सूर्यमणि ने किसके साथ मिलकर काम किया? बासवा दीदी के साथ, जो कौन थी? पत्रकार थी। और कौन से आंदोलन में काम किया? झारखंड जंगल बचाओ, झारखंड के जंगल बचाओ। तो अच्छा, ये लोग जंगल क्यों काट देते हैं ठेकेदार? क्योंकि तुम इनसे डिमांड करते हो, मैं अच्छी लकड़ी के तख्त चाहिए, अच्छी लकड़ी की मेज चाहिए, अच्छी लकड़ी के फर्नीचर चाहिए, और कुछ जो बहुत महंगे घर बनते हैं वो निखल लकड़ियों के ही बनते हैं। तो इसलिए ठेकेदार क्या करते हैं? वृक्षों को काटते हैं। तो इन्होंने क्या किया? जंगल बचाओ। सूर्यमणि का सपना अपने कुडुक समाज को की पहचान बनाना थी। समाज कुडुक, भाषा कुडुक। और सूर्यमणि का एक साथी था जिसका नाम था मिर्ची। अरे बेटी, क्या नाम था? मिर्ची। बोलना, मिर्ची। सूर्यमणि का एक साथी था, उसका क्या नाम था? मिर्ची। कहाँ गया मिर्ची? मिर्ची गायब हो गया। जी है मिर्ची, रात दिन उसके साथ रहता था। सूर्यमणि अपनी मन की बात किसको बताती थी? मिर्ची को। मिर्ची सुनता था और कहता था ची ची। सौम्या, मिर्ची क्या कहता था? ची ची। बोल के दिखाओ, ची ची। क्या नाम था? मिर्ची। अब मिर्ची को कौन मन की बात बताती थी? सूर्यमणि। और तब मिर्ची क्या कहता था? ची ची। हाँ हाँ, झारखंड की भाषा में चीची का मतलब होता है हाँ हाँ, ठीक है। जैसे हाथ अपना सर हिलाते रहो। सूर्यमणि का जो लिखा है, सूर्यमणि का तोरांग जंगल। सूर्यमणि जो है उसकी कुडुक भाषा में जंगल को क्या कहते हैं? तोरांग। जंगल क्या कहते हैं? तोरांग। तो कुडुक भाषा में जंगल को क्या कहते हैं? तोरांग। 21 साल में बासवा दीदी ने कई लोगों के साथ मिलकर तोरांग की स्थापना की। तोरांग का मतलब एक सेंटर बनाया। जो तोरांग नाम क्यों रखा गया? जंगल के नाम पे, मतलब एक ऑफिस टाइप का बनाया उसने। वहाँ पे क्या बनाया? ऑफिस। उस ऑफिस का नाम क्या रखा गया? तोरांग। उस तोरांग में जब लोग एक खुश होते थे तो डांस करते थे, गाना गाते थे, और इनके बाजे में बांसुरी, ढोल आदि सब कुछ
होते थे, क्योंकि आदिवासियों की पहचान भी जो है वो इसी से ही है। आपने देखा था शायद अभी एक मतलब आप अगर देखो यूट्यूब पे झारखंड, छत्तीसगढ़ यहाँ के जो नृत्य देखोगे, जो कौन से क्लासिकल नृत्य हैं, तो उसमें भैंसे एक ऐसा मुखौटा होता है जिसमें भैंसे का एक सींग यहाँ निकला होता है, एक सींग यहाँ निकला होता है, फिर उस मुखौटे को पहनते हैं और वो अजीब से कपड़े पहनते हैं और फिर ढोल बजाते हैं और कूदा फांदी करते रहते हैं। तो ये सब क्या होता है, इनका डांस होता है। आज विदेशों में इन्हें बुलावा आता है, विदेशों में इन्हें बुलावा आता है, ठीक है। इसमें एक बात और जोड़ लो यहाँ पे कि जे यहाँ पे इसका साथी कौन था, मिर्ची। तो ये विजय कौन था, विजय वो था जिसने इससे शादी करी, विजय से इसने क्या करी, शादी करी। ये बात ध्यान रखना। दोस्त कौन था, मिर्ची, पर शादी किससे करी, विजय से। अब अगला पार्ट है मिजोरम में खेती की लॉटरी। मिजोरम में खेती की लॉटरी, तो इसका क्या मतलब है, मिजोरम में खेती की लॉटरी। हाँ भाई बताओ, मिजोरम में खेती की लॉटरी, ये है देखो मिजोरम, देखा ना इसके मिजोरम। तो इसके बारे में बताओ, मिजोरम में खेती की लॉटरी। पहली बात तो लॉटरी का मतलब क्या है? जैसे ज़्यादा अच्छी फसल हो गई, ये लॉटरी का मतलब है। लॉटरी का नाम नहीं सुना तुम लोगों ने, लॉटरी क्या होता है? जो पहले मेरे आते थे उसमें कोई लॉटरी लग जाती थी तो उसको तो लॉटरी बोलते थे, पर्ची डालते थे, सब पर्ची डालते थे। हाँ ठीक ठीक, पर्ची डालते थे, ठीक। उसी को बोलते थे इनकी लॉटरी लग गई। और कुछ तो खेती की लॉटरी, इसका क्या मतलब है? जमीन अगर अच्छी होती थी तो उसमें जो बीज निकलता था, हाँ तो मतलब जो उसको मतलब एक्स्ट्रा मिलता था। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। इसकी मुझे भूमिका समझा दो। देखो मैंने फिर आपसे वही बात कहूँगा, पढ़ाई में अगर महारत हासिल करना है तो बैकग्राउंड का होना बहुत ज़रूरी है। अगर बैकग्राउंड नहीं है आपके पास तो आप चक्कर में पड़ जाओगे। देखो भाई, मिजोरम की स्थिति जो है वो जे है। मिजोरम की स्थिति क्या है, ये है। ये कौन सा राज्य है, मिजोरम। मीजो, ठीक है, मीजो भाषा होती है इसकी, ठीक है। हम इस राज्य की बात कर रहे हैं। आ गया समझ में, मिजोरम, ये है मिजोरम। तो यहाँ पे पहली बात कह रहे हैं कि मिजोरम की खेती में लॉटरी। तो अगर आप इस पूरे भारत को देखें तो इसकी ज़मीन हर जगह एक सी नहीं है। तो क्या क्या डिफरेंट है इसकी ज़मीन में? सबसे पहले ऊपर का हिस्सा है जिसको हम पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं, उत्तर का विशाल पर्वतीय मैदान। तो क्या यहाँ खेती हो सकती है? नहीं हो सकती ना। ये क्या है बीच के सेंटर में इतना, प्राय द्वीपीय पठार। क्या यहाँ खेती हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? पठार है, जमीन नहीं है, ठीक है। ये इतना हिस्सा आया रेगिस्तान का, क्या यहाँ खेती हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? रेगिस्तान है। इधर भी जो कुछ पहाड़ जैसा इलाका है, पहाड़ियाँ हैं बहुत ज़्यादा, तो यहाँ खेती हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो खेती कहाँ होती है? उत्तर का मैदानी प्रदेश, और थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ी सी यहाँ पे खेती प्रमुख रूप से होती है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खेती कर सकते हो। पर ये कहानी है मिजोरम की, जहाँ पे बहुत ज़्यादा दलदल है, बहुत घास फूस है। तो जस्ट नॉर्मल सिचुएशन नहीं है कि जैसे तुम अपने खेत में गए तो कोई टेंशन नहीं है, हल चलाया और खेती कर ली। पर यहाँ का भाई थोड़ा सा मैटर अलग है। यहाँ की परिस्थिति कैसे है, बहुत झाड़ झक्काड़ होता है। अगर तुम जुताई भी कर दोगे तो एकदम बहुत देखो, जहाँ पे बारिश, यहाँ बारिश ज़्यादा होती है, धूप भी अच्छी पड़ती है, तो एकदम खरपतवार और बेकार की झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा ग्रो करती हैं। इसको समझो, ये झाड़ियाँ ग्रो करने का क्या मतलब है? एक आपका ये गमला है, क्या है, इसमें एक पौधा लगा है। ये पौधा किसका है? किसी भी चीज़ का है, ठीक है। ये पौधा जो है किसी भी चीज़ का है। ये पौधा अपना ग्रो कर रहा है, जैसे भी ग्रो कर रहा है, ठीक है। अचानक इसके बीच एक अनचाहा पौधा निकल आया। कैसा निकल आया? तो इस अनचाहे पौधे से इस पौधे पे क्या प्रभाव पड़ता है? वो सर इसका
सारा न्यूट्रिशन क्या वेरी गुड। जो फूड है इसका या जो इसकी न्यूट्रिशन है, जो इसके पोषक तत्व हैं, ये जितने ये तो खींच रहा है उससे दुगने ये भी खींच के एकदम ग्रो कर लेगा, तो इसका नुकसान किसे होगा? मेन पौधा उसका होगा ना। तो वही प्रॉब्लम यहाँ पे, अगर आपने मेन खेती में कोई पौधा लगा लिया तो आसपास क्या हो जाता है, पौधा निकल आता है, वो न्यूट्रिशन खींच लेता है। तो यहाँ पे जो ज़मीन है वो भी कम है, दलदल ज़्यादा है। तो अब यही कहानी आपको पता लगेगी इसमें कि यहाँ पे खेती जो है वो कैसे मिजोरम में होती है। ठीक है, तो पहली बात कह रहे हैं कि ज़मीन को साझा मानकर बारी बारी से खेती की जाती है। सबकी ज़मीन को क्या मानते हैं? सबकी साझा है, ऐसी नहीं ये तेरी है, ये तुम्हारी है, हमारी है, सबको साझा बारी बारी से, आज तुम्हारी बारी, कल को तुम्हारी बारी, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, ज़मीन इतनी है नहीं, और ज़मीन है भी तो कृषि योग्य नहीं है, वो दलदली है, वो कैसी भी है। जो अच्छी ज़मीन है वो कम है, खेती योग्य ज़मीन है। इसमें 3 टिन ज़मीन मिल गई। एक शिक्षक थे वहाँ पे, उनको कितने टिन ज़मीन मिली? तो ये टिन का क्या मतलब होता है? नहीं, खेती करते हैं उसे जिसके नाम की होती है उसे एक टिन कहते हैं। नहीं, गलत। जैसे टीम का मतलब वो जितना भी चीज उसे ज्यादा। वेरी गुड। यहाँ सावित्री मैडम का आंसर बिल्कुल सही है। टिन का मतलब है एक टीन का पीपा, एक टीन का पीपा। इस एक टीन के पीपे में जितना बीज आएगा वो जितनी भूमि पे फैलेगा उसे एक टिन जमीन। अब 2 टिन जमीन कितना होगा? दो टिन में जितना बीज है वो जितनी जमीन पे फैल जाएगा वो कितनी जमीन कहलाएगी? 2 टिन। तो इन्हें 3 टिन जमीन मिल गई। कितने टिन मिल गई? 3 टिन। इसका मतलब 3 टिन, एक हो गया, 2, 3। इस 3 टिन बीज जितनी जमीन पे फैल जाएगा उतनी जमीन कितनी कहलाएगी? 3 टिन। अब क्लियर हो गया? अब तो डाउट नहीं है कि 3 टिन जमीन क्या हो गई? 3 टिन कि 3 टिन जो बीज है वो जितनी ज़मीन पे फैलेगा उससे कितनी ज़मीन कहेंगे? 3 टिन। अब इसमें कौन सी खेती की जाती है? झूम खेती। कौन सी? अब ये समझो झूम खेती क्या होती है। ठीक है, ये सीटेट में ऐसा ही क्वेश्चन आया था, बस इसमें कोई एक हल्की सी चीज़ चेंज कर देगा और तुम वहीं फंस जाओगे। तो इसमें जो बात बताई, इसमें अगर ये भी बताएं कि कुत्ता बिल्ली है तो भाई बिल्ली मान लेना, अगर नंबर चाहिए, वरना नंबर वो काट लेगा। झूम खेती सबसे पहले क्या होता है? फसल के बाद में ज़मीन को आराम करने के लिए छोड़ देते हैं। मान के चलो प्रियंका ने एक फसल करी और एक फसल करने के बाद क्या कर दिया? उसे आराम करने के लिए छोड़ दिया। इससे क्या होता है आराम करने से? जमीन के जो पोषक तत्व फसल ने खींचे होते हैं वो पोषक तत्व वापस जमीन को मिल जाते हैं। ठीक है, जो पोषक तत्व जमीन के खींचे होते हैं वो जमीन को मिल जाते हैं। मान के चलो ये क्या है? जमीन है, ये जमीन है। इस जमीन को खाली छोड़ दिया फसल काटने के बाद, जो पोषक तत्व खींचे हैं वो वापस इसको मिलते हैं। पोषक तत्व किससे मिलते हैं? हवा से, पानी से। पानी बरस रहा है तो वायुमंडल में नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर है, वो सब पानी के साथ मिली और मिलने के बाद कहाँ मिल गई? जमीन में, और एकदम पौधा ग्रो कर दिया। तभी तो आप देखो बरसात पौधों के लिए क्यों अच्छी होती है। इसके बाद क्या होता है? बांस या जंगल को जला दिया जाता है। सबसे पहले वहाँ पे क्या होता है? बांस टाइप के होते हैं, झाड़ जकाड़ होते हैं, इसमें क्या करते हैं? आग लगा देते हैं, और आग लगाने के बाद ये सब जल जाते हैं। तो पहली बात तो मेहनत नहीं करना कटाई करने में। क्या करना है? जंगल में जब जंगल में नहीं लगाना है, जिस पार्टिकुलर जगह पर खेती करना है वहाँ पे आग लगाना है। आग लगाने के बाद जब राख बन जाएगा और राख बन के ज़मीन में मिल जाएगा, और राख वो क्या बन जाएगी? खाद। पर ध्यान रहे कि आसपास के पेड़ ना जल जाए। पता लगा तुम आग, जैसे वो अपने खेत में नहीं होता है, बोले बाद में क्या बचता है खेत में? नरई। बोले अपनी नरई में आग लगाने गए, पड़ोसी का भी खड़ा गेहूँ फूंक दिया। ऐसा बहुत से केस होते हैं। हाँ, तभी तो उसके 2 कारण हैं। एक तो पर्यावरण, आग लगाने के कारण ये नहीं है, जो जुर्माना पड़ रहा है उसके 2 कारण है। पहला कारण है, जब आप ज़मीन में आग लगाते हो तो ज़मीन में कई ऐसे सूक्ष्म कीड़े, जीवाणु, बैक्टीरिया होते हैं, केचुआ हो गए और हो गए, जो कि फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो वो मर जाते हैं। जब वो मर जाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। और दूसरा काम क्या होता है? वायु प्रदूषण। बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। इसके बाद आप कह सकोगे कि पड़ोसी के गेहूँ को आग लगती है। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने सबसे पहले क्या करा?
आग लगा दी और जो उसकी राख थी वो खाद बन गई, लेकिन ध्यान रखा आसपास के पेड़ ना जल जाएं, जोता नहीं जाता है। ये बात गांठ मान लो, कहीं तुम लगा दो टिक, हाथ जोता जाता है। इसका क्वेश्चन ऐसे आएगा, ऑप्शन 1 सही है, चौथा सही है, 3 सही है, तो जोता नहीं जाता है। मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज बो देते हैं, हल्के से मिट्टी हिलाई और बीज बो दिए। एक खेत में अलग अलग फसलें करते हैं, एक खेत में अलग अलग फसलें करते हैं और तरह तरह के बीज मकई, सब्जी, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। ये क्या बात है, एक ही फसल में कई, एक ही खेत में, लगातार एक फसल नहीं करते हैं, अलग-अलग नहीं, एक ही टाइम में, एक ही टाइम में जैसे 3 तरीके की फसलें होती हैं, लाई लगा दी, चना लगा दिया। कहने का मतलब ये है, ये जमीन की परत होती है। आप देखो मोटे तौर पर देखो तो जमीन में 3 लेयर होती हैं मोटे तौर पे। कितनी लेयर होती है? 3 लेयर। एक फसल ऐसी लगाई जो ऊपर वाली लेयर की जान खींच रही है, कैसी लगाई? जो ऊपर वाली लेयर की जान खींच रही है। दूसरी फसल ऐसी लगाई जो नीचे वाली लेयर की जान खींच रही है। तो ऐसी फसलें लगाई जाती हैं। क्लियर हो गया? अब जैसे जापान उपान में खेती कैसे करी जाती है, पता लगा उन्होंने चावल की खेती करी और चावल की खेती करने के साथ साथ उसमें एक आध पौधा या एक आध फसल और लगा दी और साथ में मछली पालन, मछली की खेती भी कर ली, मछली का बीज भी क्या करा, कर लिया। तो वो लोग कैसे करते हैं चावल के साथ मछली की खेती, पता है किसी को? जापान में, चाइना में वो क्या करते हैं, उनका ये एक क्या होता है, खेत होता है। इस खेत में काय की फसल बोई, चावल की। किसकी फसल बोई? चावल की। किसकी फसल बोई? चावल की फसल बोई। और बोने के बाद क्या करते हैं, ये एक विशेष प्रकार की नाली बना देते हैं चारों तरफ। क्या बना देते हैं? नाली। और नाली बनाने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे एक इनका बड़ा होल होता है, तो यहाँ चावल की फसल लगा दी। क्योंकि चावल को 30 मतलब कई दिन के लिए, 30-35 दिन के लिए लगातार पानी चाहिए होता है। क्योंकि आपने देखा ये चौहड़े जो लगते हैं वो किस में लगते हैं? पानी में लगते हैं। तो इसी के साथ वो क्या करते हैं, इस पूरे खेत में मछली का बीज छोड़ देते हैं। मछली का बीज जानते हैं? बहुत छोटी छोटी मछली हैं, बहुत छोटी छोटी मछलियाँ छोड़ देते हैं। वो मछलियाँ पूरे खेत में 2 काम करती हैं। एक तो जो ऐसे बीमार कीट होते हैं जो कि उस पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं, मछलियाँ उन कीटों को खा लेती हैं और खुद ग्रो करती रहती हैं। तो इधर मछली पालन भी हो रहा है और इधर खेती भी हो रही है। धीरे धीरे मछलियाँ क्या होने लगती हैं, बड़ी होने लगती हैं और पानी भी खेत में कम होने लगता है। जैसे जैसे खेत में पानी कम होता है, मछलियाँ पास वाली नाली में पहुंचती रहती हैं, पास वाली नाली में पहुंचती रहती हैं और नाली में पहुंच के क्या होता है, वो नाली में टहलने लगती हैं। और जब धीरे धीरे पानी और सूखता है तो यहाँ की मछली तो सब गायब हो गई, वो कहाँ पहुंच गई? नाली में। और नाली से ट्रैवल करते हुए एक खास गड्ढे में आके स्टोर हो जाती हैं। तो इसके बाद जब पौधे बड़े हो गए, 30-35 दिन का समय हो गया और मछली कहाँ मिल गई? एक ही गड्ढे में। अब जो किसान आया उसने इस गड्ढे से मछली निकाली और यहाँ उसकी फसल रेडी हो गई। तो ऐसे करके क्या करते हैं, 2 खेती करते हैं। और जो लोग 2-2, 3-3 फसलें लगाते हैं वो भी कुछ ऐसे ही लगाते हैं। उन फसलों का सिस्टम क्या होता है कि जैसे 2 तरीके की फसलें पकड़ ली। एक की हाइट जो है, एक फसल की जो हाइट है वो यहाँ तक गई है और एक फसल की हाइट यहाँ तक है। लैटर लगा देते हैं, मिर्च का पौधा भी लगा देते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया और दूसरा तरीका ये हो गया कि पूरा आपका खेत है, आधे में आपने मकई बो दी, थोड़े में आपने मिर्च बो दी, थोड़े में आपने चावल बो दिया। इस तरीके से भी फसलें कर लेते हैं। तो अब ये लाइन क्लियर हो गई आपकी? क्लियर है? अब वो कह रहे हैं कि फसलों के साथ अनचाही घास के पौधे को नहीं उखेड़ते हैं, हाँ, वहीं दबा देते हैं। उखेड़ते नहीं है, वहां पर दबा देते हैं। दबाने से क्या होता है? वो सड़ जाती है, उससे खाद बन जाती है। वेरी गुड, वो सड़ जाती है और उससे खाद बन जाती है। खेती का कार्य अगर किसी का पिछड़ रहा है तो दूसरे उसकी मदद करते हैं, बदले में चावल खिलाने पड़ते हैं। जैसे अगर किसी का काम पीछे हो गया तो दूसरा उसकी हेल्प करेगा, तो जो हेल्प करेगा उसको क्या खिलाने को पड़ेंगे? चावल। सड़कें नहीं होती तो पीठ तोड़ मेहनत होती है। ये क्या मतलब है, सड़कें नहीं होती तो पीठ तोड़ मेहनत? जो अनाज वगैरह होता होगा। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास एक साइकिल है,
उनके पास तो साइकिल भी नहीं है, हाँ, तो वो पीठ पे लाते हैं। तो अब एक तो सड़क है, तो तुम सड़क पे चल रहे हो तो एनर्जी कम लग रही है। अब सोचो सड़क नहीं है और पानी में दलदल हो गई तो पैर, जैसे आप दौड़े हो तो एक पक्के रोड पे दौड़ना और एक धूल में दौड़ना, तो मेहनत किस पे पड़ेगी? तो वो इनकी पीठ तोड़ मेहनत होती, क्योंकि वहाँ सड़कें नहीं होती हैं। चेराव नाच कब होता है? चेराव नाच फसल पकने पर होता है। इसमें बांस की डंडियों से डांडिया की तरह खेलते हैं, बस अंतर ये होता है ये आमने सामने बैठ के खेलते हैं, ठीक है। मिजोरम में 3/4 लोग जंगल से जुड़े हैं। बच्चे पत्तों की सीटी बजाते हैं। कोई और क्वेश्चन? पत्तों की सीटी तो आपने ही बजाई होगी। हाँ बोल, बनाई थी और बजाई भी थी, ठीक है।